बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा लेक्चर इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक के ऊपर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के ऊपर है। इससे पहले मैं एक लेक्चर इसके ऊपर दे चुका हूँ जिसमें मैंने बेसिक चीज़ें बताई थी कि ये किताब क्यों लिखी गई, उसके पीछे क्या रीज़न थी, फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। इस किस्म की चीज़ों के ऊपर मैंने जो है वो डिस्कशन की थी। तो उसके बाद मैंने लेक्चर नहीं बनाया क्योंकि मसरूफ़ियत की वजह से मैं आउट ऑफ कंट्री था, इस वजह से नहीं कर सका इसको। तो अब मैंने कुछ वक्त निकाला है इसके लिए। तो ये मेरा सेकंड लेक्चर है इसके ऊपर और मैंने इसको रिसर्च किया। मेरा नाम और मुझे फॉलो करने के लिए ट्विटर के ऊपर मेरा अकाउंट भी बना हुआ है। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम इस के अंदर जो है वो डिस्कशन की जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि इसमें हम बेसिक पहले देखेंगे कि कल्चर क्या होता है, सिविलाइजेशन क्या होती है, लोगों की क्या राय है इसके ऊपर। फिर दुनिया की तहज़ीबें देखेंगे और फिर बारी बारी जो है ना वो हम कमिंग लेक्चर में उसकी डिटेल और इसका इफ़ेक्ट दुनिया पर क्या हो रहा है, कैसे जो है वो वॉर्स हो सकती हैं एट्सेट्रा। तो सिविलाइजेशन और कल्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। सिविलाइजेशन जो है वो किसी भी कौम का असल होती है। सिविलाइजेशन इज़ द रियल ऑफ एनी नेशन। किसी भी कौम की जो असल कोई असास होती है वो सिविलाइजेशन होती है। लेकिन कल्चर जो है वो उसका रिफ्लेक्शन होता है, उसका मज़र होता है। और मैं इसको थोड़ा सा ज़रा आगे चलकर एक्सप्लेन करता हूँ। और कल्चर जो है वो चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट जोग्राफी। उसके अलावा एक और पॉइंट ये है इसके ऊपर कि सिविलाइजेशन इज़ द बेस अपॉन विच नेशन एग्जिस्ट। अब इसमें डिफरेंस कैसे है? कोई भी जब कौम दुनिया में एग्जिस्ट करती है तो वो किसी न किसी तहज़ीब के ऊपर खड़ी होती है जिसकी बुनियाद पर वो अपने आप को दूसरों से मुनफरिद कर रही होती है। लेट्स सपोज मैं आपको इस्लामिक सिविलाइजेशन की तहज़ीब दे देता हूँ और उसके मुकाबले में एक हिंदू तहज़ीब है। हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, वी बिलीव इन वन गॉड। हमारे बरक्स जो है वो हिंदू है, वो कई खुदाओं को मानते हैं। तो हमारी तहज़ीब और उनकी तहज़ीब में एक वाज़ेह डिफ़रेंस लगा हुआ जो कि हमको उनको दूसरों से मुनफ़रिद करती है। तो कोई भी कौम जो है वो पहली तो बात ये है कि किसी न किसी तहज़ीब के ऊपर खड़ी होती है जो उसको एक सेपरेट शनाख्त देती है दुनिया में। और कल्चर, जबकि जो कल्चर क्या चीज़ है वो तहज़ीब का मज़र होता है। यूँ कह लें कि जो सिविलाइजेशन एक बहुत बड़ी बाउंड्री है, उसके अंदर जो है वो आपको आज़ादी होती है। अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ। मैं इधर चाइना में हूँ, यहाँ पर जो है वो खाने का थोड़ा-सा डिफ़रेंट है। हलाल फूड भी आपको मिल जाती है, लेकिन ये स्पाइसी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करते हैं एटसेट्रा। पाकिस्तान में चले जाएँ, आपको यहाँ पर जो है वो स्पाइसी फूड मिलेगी खाने-पीने के लिए आपको, ठीक है जी। तो मुसलमान का क्या काम है, उसने हराम नहीं खाना है। लेट्स सपोज़ वी डोंट ईट पोर्क। यहाँ पर भी आप पोर्क नहीं हम खाते मुसलमान, हम पाकिस्तान में भी नहीं खाते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है कि आपको आज़ादी ये है, तहज़ीब ने आपको एक असूल दिया है कि आपने हराम नहीं खाना, लेकिन आपने पकाना कैसे है, चाहे वो स्पाइसी पकाएँ, चाहे बगैर स्पाइसी पकाएँ, ये आपको आज़ादी है। इसकी एक मिसाल भी है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि मोमिन की मिसाल ऐसे है कि जैसे वो एक खूंटे से बंधा हो। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पर एक आपको ये घोड़े की मिसाल दे रहा हूँ। यहाँ पर एक घोड़ा है, ये एक पॉइंट है, ठीक है जी। इधर ये घोड़ा खड़ा हुआ है ये, ठीक है जी। ये इसके साथ बंधा हुआ है। अब ये अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स ये जिधर मर्ज़ी चले जाए, इसका कोई ना कोई तो ये सर्कल होगा ना कोई तो डायमीटर है ना, इससे बाहर नहीं ये जा सकता। ठीक है जी। तो ये हम एक तहज़ीब के साथ बंधे हुए हैं। हमने सिर्फ़ इस दायराकार से बाहर नहीं जा सकते। इसके अंदर रहकर हमें आज़ादी है। वो आज़ादी हमें कल्चर में होती है। तो लिबास में है कि ख़वातीन को कहा गया कि अपना जो है वो जिस्म ढाँपे। लिबास आपका जैसा मर्ज़ी हो। कहीं किन ममालिक में खुला लिबास पहना जाता है, जहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है वहाँ पर जो है वो थोड़ा-सा कम खुला लिबास पहना जाता है। तो ये मतलब चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो कल्चर और सिविलाइजेशन के दरमियान फ़र्क पता चल गया होगा कि किसी भी कौम का जो असल वैल्यूज़ होती हैं जिनके ऊपर कौम खड़ी होती है और उसके अंदर रहकर रीजन टू रीजन आपको जो आज़ादी मिलती है उसको हम कल्चर कहते हैं। उसके अलावा ये जो मैंने बल्कि डाटा लिया है ये मौलाना मौदूदी की एक किताब है, इस्लामी तहज़ीब और उसके मुबादी असूल, इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड इट्स प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो अब सिविलाइजेशन की जो बुनियाद है वो किन चीज़ों के ऊपर होती है, मुख्तलिफ़ लोगों ने इसको मुख्तलिफ़ तरीके से बयान किया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है या यहाँ पर समझाने का मतलब ये है
कि हमें ये पता चल जाए, या किसी भी बुक से हम जब स्टडी करते हैं तो हमें ये पता हो जाना चाहिए कि यार ये कोई कोई भी दुनिया में तहज़ीब वजूद में आती है तो उसके पीछे जो है वो रीज़न क्या होती है। दुनिया में कोई भी तहज़ीब है, चाहे वो इस्लामी तहज़ीब है, चाहे वो यूरोपी तहज़ीब है, चाहे वो वेस्टर्न तहज़ीब है, चाहे वो चाइनीज़, कोई भी तहज़ीब है, उसके वजूद में आने के लिए ना 5 फंडामेंटल पॉइंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो तहज़ीब ये देखती है कि वो उस तहज़ीब के अंदर जो उसकी इकाई होती है वो ह्यूमन है। फंडा फॉर्म उसकी जो है वो सब जिसकी खातिर तहज़ीब बन रही है, उसकी सबसे पहले दुनिया में अहमियत देखी जाती है कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ ह्यूमन ऑन अर्थ, कि इंसान का दुनिया में स्टेटस क्या है। लेट्स सपोज अगर हम इस्लामिक सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो हमारा ये बिलीफ है कि हम मुसलमान इंसान दुनिया में जितने भी हैं वो सब अल्लाह ताला के नाइब हैं, यानी कि हमें अल्लाह ताला ने खलीफा बनाकर भेजा है। असल मालिक व हुक्मरान यही है। जबकि अगर आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरफ मूव करें, अमेरिकन सिविलाइजेशन की तरफ मूव करें, आपको वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेगा कि हम असल हुक्मरान जो है वो अवाम हैं, जो कि ये कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्कों की तरफ भी बढ़ रहा है। तो ये चीज़ आपको मिलेगी कि असल अब ये कॉन्सेप्ट है कि कहीं इंसान हुक्मरान है, कहीं इंसान जो है वो नाइब की सूरत हाल है, कहीं कैसे है, कहीं कैसे है। तो सबसे पहले उसको जो है वो अपना स्टेटस डिफ़ाइन करना पड़ता है अर्थ के ऊपर कि उसका स्टेटस क्या है। जिस वक़्त वो अपना स्टेटस डिफ़ाइन कर लेता है, तो उसके बाद वो देखता है कि अब मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी या सक्सेसफुल लाइफ़ में कैसे गुज़ार सकता हूँ। तो वो फिर गौर व फ़िक्र में लग जाता है। पहले अपना वो स्टेटस तय करता है कि मैं हाकिम हूँ, महकूम हूँ, नाइब हूँ, मैं क्या चीज़ हूँ। उसके बाद वो तय करने के बाद वो देखता है कि अब मैंने जो है वो क्या ऐसा करना है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो कामयाब हो सके। तो उसके लिए जो है वो थिंकिंग करता है। तो उसका तीसरा जो पॉइंट है वो फिर कोई फंडामेंटल बिलीफ बनाता है, वो कोई अकायद सेट करता है जिसके ऊपर जो है वो आगे चलकर वो ज़िंदगी गुजारता है। जैसे कि अल्लाह को एक मानता है वो, एटसेट्रा, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हैं। उसके बाद जो है वो इबादत की तरफ आता है। जब उसके कोई बिलीफ सेट हो जाते हैं उसके बाद वो इबादत की तरफ आता है। मुसलमान है तो नमाज रोज़ा हज ज़कात की तरफ आएगा। ईसाई है तो उसके अपने जो है वो इबादत होंगी। यहूदी है या हिंदू है, कोई चाइनीज़ सिविलाइजेशन है, जापानीज़ है, रशियन ऑर्थोडॉक्स है, कोई भी सिविलाइजेशन है तो उसके अंदर आपको इबादत ज़रूर मिलेंगी। कोई भी तहज़ीब इबादत से खाली नहीं होती है। किसी ने बड़ा खूब एक जुमला कहा था कि दुनिया के जो अज़ीम मज़ाहिब होते हैं वो अज़ीम तहज़ीबों को जन्म देते हैं। क्रिस्टोफर डॉस ने कहा था ये। उसके बाद फिर जब इबादत तय हो जाती हैं, फिर उसके बाद हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मामलात आ जाते हैं, मैटर्स, जिसमें आपकी इकोनॉमिक कि हमने इकोनॉमी की लाइफ कैसे गुजारनी है। वेस्टर्न की तरफ चले जाएँ तो आपको इंटरेस्ट बैंकिंग सिस्टम मिलेगा। इस्लाम की तरफ आ जाएँ कि वो कहते हैं इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, तो इकोनॉमी का आपको मैटर्स मिलेगा। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में है कि सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह। वेस्ट में चले जाएँ तो आपको मिलेगा सॉवरेंटी बिलोंग्स टू पीपल। इस तरह की चीज़ें हैं। फिर आपकी सोशल लाइफ कैसी होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको सारी जो है वो यहाँ पर मिलती हैं मैटर्स के अंदर। उसके बाद जो है वो सिविलाइजेशन की जो अब डिटेल है और उसके ऊपर मुख्तलिफ़ लोगों का व्यू पॉइंट क्या है, बारी बारी हम उसको देखते हैं। सिविलाइजेशन के बारे में मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय है, लेकिन मैंने जो पढ़ा है इसको, जो इस बुक से पढ़ा है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन से, वो ये कहते हैं सैमुअल पी हंटिंगटन साहब के ये मिस्री तहज़ीब से या सामरी तहज़ीब से ये शुरू हुई और इस्लामिक सिविलाइजेशन के ऊपर ये एंड हुई है। उसके अलावा मुख्तलिफ़ लोगों ने इसके ऊपर लिखा। मैक्स वेबर ने लिखा, इमैनुअल डरख़ान ने लिखा। उसने कहा कि हर तहज़ीब के अंदर अप्स एंड डाउन्स होते हैं। उसके अलावा और फिर इसको सोशियोलॉजी वालों ने भी डिफ़ाइन किया। अच्छा, अब हम दूसरा हमारा पॉइंट है, पहला तो मैंने बता दिया। दूसरा पॉइंट ये है कि तहज़ीब और तहज़ीबों में क्या फ़र्क होता है, सिविलाइजेशन एंड सिविलाइजेशंस में क्या फ़र्क है जमा में। तो उसके ऊपर अगर किसी ने कलम उठाया है तो वो फ्रेंच लोगों ने कलम उठाया है इसके ऊपर। उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि जो तहज़ीब है, जो सिंगल वर्ड है, जो सिंगल तहज़ीब है, उनका ये मानना है कि यूरोप ने इसके ऊपर बहुत काम किया, फ्रेंच ने इसके ऊपर बड़ा काम किया। उन्होंने एक तहज़ीब को डेवलप किया। फिर जो दूसरे ममालिक थे जिन्होंने देखा कि इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि इस तहज़ीब के अंदर अच्छा क्या है, मुआशरे में रहने के लिए बुरा क्या है, और फिर उन्होंने कहा जो मुल्क हमारी तरफ लपके, हमारी तहज़ीब की तरफ लपके और हमारे अंदर शामिल हुए आकर, यूरोप की तहज़ीब के अंदर, मगरबी तहज़ीब के अंदर जो शामिल हुए,
उन्होंने कहा कि फिर हमने उनको अपना कल्चर दिया, अपनी तहज़ीब की वैल्यूज़ दी और वो हमारे अंदर मर्ज हुए, तो हमने फिर उन ममालिक को मिलाकर, अपने ममालिक को मिलाकर एक नाम दिया, उसको हम कहते हैं तहज़ीबें। यानी कि एक मुल्क के अंदर या एक मुल्क या कौम जब कोई तहज़ीब बनाती है, फिर उसके अंदर जब दूसरे लोग शामिल होते हैं, तो उसको उसने जो है ना वो तहज़ीबों का नाम दिया है। ये फ़्रेंच ने डिफ़ाइन किया है। अब हम आते हैं जर्मन का क्या कॉन्सेप्ट है। जर्मन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। वो कल्चर और सिविलाइजेशन में थोड़ा सा फ़र्क करते हैं। वो कहते हैं कि कल्चर जो है वो वैल्यूज़ होती हैं जिसमें एथिक्स शामिल होते हैं। एथिक का मतलब होता है कि मुआशरा एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइन सेट कर देता है, जिससे ये बताता है कि ये इस लाइन से ऊपर अच्छे काम है, इस लाइन से ऊपर बुरे काम है, जिसकी बुनियाद उसमें सिर्फ एथिक्स में वैल्यूज़ होती हैं। जबकि वो तहज़ीब को कहते हैं कि इसमें टेक्नोलॉजी शामिल है और इसमें मादा प्रस्ती शामिल है, मटेरियलिज्म शामिल है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट गिवन बाय द जर्मन्स। और उनका एक और भी कहना है कि तहज़ीब जो है वो आपकी होल लाइफ को कवर कर रही होती है। और उस ये भी कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिविलाइजेशन के अंदर कॉमन तो होती हैं, हर तहज़ीब के अंदर आपको वो कॉमन मिलेंगी। उसकी उन्होंने मिसाल दी हुई है लैंग्वेज की और रिलीजन की और लिविंग स्टाइल की। उन्होंने कहा हर तहज़ीब के अंदर ये चीज़ें कॉमन होती हैं, लैंग्वेज, रिलीजन एंड लिविंग स्टाइल, बट लेकिन हर तहज़ीब इन्हीं की बुनियाद पर डिफरेंशिएट हो रही होती है। जिसमें आप लैंग्वेज देखें, अरबों की लैंग्वेज देख लें आप, उसके मुकाबले में आप यूरोप की लैंग्वेज देख लें, यूरोप की तहज़ीब देख लें, ठीक है जी। उनका रिलीजन देख लें और अरबों का रिलीजन देख लें, इस्लामिक देख लें। सो उनका लिविंग स्टाइल देख लें, इनका लिविंग स्टाइल देख लें। तो ये जर्मन का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद अब हम चलते हैं जो दुनिया की जो फेमस तहज़ीबें इस वक्त बची हुई हैं। अब वैसे तो कहते हैं 20 तहज़ीबें हैं, जिसमें से 7-8 बची हुई हैं। तो उसमें पहली तहज़ीब तो है चाइनीज़ सिविलाइजेशन। मैं इधर चाइना में है, इसको पढ़ रहे हैं चाइनीज़ सिविलाइजेशन को। तो इसको कन्फ्यूशनिज़्म सिविलाइजेशन भी कहते हैं कि ये कोई 1500 कबल मसीह के करीब वजूद में आई थी। उसके बाद जापानीज़ सिविलाइजेशन है। जापानीज़ सिविलाइजेशन कुछ लोगों का बिलीव ये है कि ये चाइनीज़ सिविलाइजेशन के अंडर वजूद में आई है और कोई 100 से कोई 400 कबल मसीह में वजूद में आई है। कुछ लोगों का मानना ये है कि ये सेपरेट सिविलाइजेशन है। इसमें मेरी कोई राय नहीं है, लोगों ने, ऑथर्स ने लिखा है इसके ऊपर। उसके अलावा हिंदू सिविलाइजेशन है। हिंदू सिविलाइजेशन जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर वजूद में आई है, कोई 1500 कबल मसीह के करीब वजूद में आई है। चाइनीज़ और हिंदू सिविलाइजेशन कहते हैं पैरेलल वजूद में आई हैं। उसके अलावा इस्लामिक सिविलाइजेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से जो है वो ये शुरू हुई, 7th सेंचुरी में स्टार्टेड हुई है, ये अरब से स्टार्टेड हुई है। उसके बाद ऑर्थोडॉक्स सिविलाइजेशन है। ऑर्थोडॉक्स सिविलाइजेशन का ये बिलीव किया जाता है कि ये मुनफरिद सिविलाइजेशन है और इसका मरकज़ जो है वो साबका सोवियत यूनियन मौजूदा रशिया है। उसके अलावा वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन कोई 700-800 के करीब वजूद में आई है। तो इसको 3 में डिवाइड किया जाता है। लैटिन अमेरिकन सिविलाइजेशन है, फिर अमेरिकन सिविलाइजेशन है, यूरोप की सिविलाइजेशन है। इसमें 3 तरह डिवाइड किया जाता है। कुछ लोगों का ये मानना है, लेकिन मैं एंड में चलकर इसके ऊपर थोड़ा सा ज़रा प्रूफ भी दूंगा। लेकिन जो लैटिन सिविलाइजेशन है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को एक कलेक्टिव नाम दिया हुआ है, लेकिन कहते हैं कि इसके अंदर 3 सिविलाइजेशन और हैं। जिसमें मैंने आपको बताया, जिसमें एक लैटिन अमेरिकन सिविलाइजेशन है। इसके बारे में ये है कि ये एक सेपरेट सिविलाइजेशन है, ये बिलीव किया जाता है। उसके अलावा ये कलेक्टिव के ऊपर बिलीव करती है, मजमूई तौर के ऊपर, मजमूई लोगों के ऊपर, इंडिविजुअलिज्म के ऊपर बिलीव नहीं करती है। और इसके अंदर डिक्टेटरशिप जो है वो है, डिक्टेटरशिप का आंसर भी मौजूद है। और ये नॉर्थ अमेरिकन सिविलाइजेशन नहीं है, और ये इसकी कुछ ख़ास जो है वो यूरोप के से भी मिलते हैं। बाकी भी मैं अब आगे चल के बताऊँगा। उसके बाद हाँ, अब हमारे पास नेक्स्ट सिविलाइजेशन आ जाती है अफ्रीकन सिविलाइजेशन। अच्छा, अफ्रीकन सिविलाइजेशन के बारे में ये है कि कुछ लोग तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं ना, इस सिविलाइजेशन को। कुछ लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें से एक फेमस नाम है ब्रडल, वो इसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन कहते हैं, उसने इसके ऊपर ये राय दी है ब्रडल ने, कि जो इथोपिया है, जो कि अफ्रीका में आता है, एक बड़ा मुल्क है, इसकी एक अपनी सिविलाइजेशन है। फिर उसके अलावा वो कहते हैं कि यहाँ की सिविलाइजेशन अपनी नहीं है, लोगों की मिक्स की हुई सिविलाइजेशन है। जिस वक्त इस्लाम फैला दुनिया में, तो आप देखें कि जो ईस्टर्न कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ से काफ़ी आगे तक जो है वो इस्लामिक सिविलाइजेशन फैली। फिर यूरोपियन इंपीरियलिज़म आया, यहाँ पर फ्रेंच आए, डच आए, फिर उसके बाद जो है वो अमेरिकन्स यहाँ पर अपनी सिविलाइजेशन लेकर आए।
तो ये जो है वो सिविलाइजेशन के बारे में है। बहरहाल ये दुनिया की 7 बड़ी सिविलाइजेशन इस वक्त कंसीडर की जाती हैं, जिसमें जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उसके बाद जो है वो सिविलाइजेशन की मैं लिस्ट थी, उसमें जो है वो अमेरिकन फेस इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन की मैं बात कर रहा था, जो इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। उसके अंदर जो है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो अक्स है, या वेस्टर्न बल्कि यूँ कहें कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसके जो अंडर मिलकर जो 2-3 सिविलाइजेशनें आती हैं, उसमें एक अमेरिकन को भी मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। उसमें ये इनका ये बिलीव है अमेरिकन वालों का, या सिविलाइजेशन वालों का ये बिलीव है जो वहाँ पर रहते हैं। एक तो ये है वो ये इंडिविजुअलिज्म पर बिलीव करते हैं कि यानी कि हर आदमी सेपरेट है। सेपरेट से यहाँ पर मुराद ये है कि कलेक्टिव के नहीं है, इंडिविजुअलिज्म बस। उसके अलावा नो रिलीजन का कॉन्सेप्ट है, आप देख लें कि कोई वो आपको स्टेट रिलीजन नहीं मिलेगा। उसके अलावा फिर इनका इनिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन आप देखें कि जो इब्तदाई ह्यूमन का तसव्वुर था, जो बग़ैर लिबास के और आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी तहज़ीब को समझते हैं कि हम उरूज पर जा रहे हैं, उस तरफ है। आप इनके कपड़ों से, इनकी खुराक से अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके अलावा इनके अंदर फैमिली कॉन्सेप्ट लैक करता है। उसके अलावा फिर जो चौथा पॉइंट है वो लैक ऑफ एथिक्स भी है इनके अंदर, दूसरी तहज़ीबों के मुकाबले में इनके अंदर लैक ऑफ एथिक्स भी है। उसके अलावा फिर यूरोपियन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो यूरोपियन जो सिविलाइजेशन है वेस्टर्न सिविलाइजेशन के फेस में, उसमें यह है कि इसके अंदर आपको फैमिली कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, आपको इसके अंदर रिलीजन का कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। आप देखें जो यूरोप के अंदर है, इंग्लैंड के अंदर आप चले जाएँ, आपको ईसाइयत भी मिलेगी, आपको फिर मॉडर्न ह्यूमन कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, इंडिविजुअलिज्म इसके अंदर भी है, अमेरिकन के अंदर भी है। फिर यहाँ पर जो बड़ी चीज़ है जो कि अमेरिकन के अंदर नहीं है, यहाँ पर आपको क्लास डिफरेंस मिलेगा, जागीरदाराना निज़ाम अभी भी मौजूद है। जबकि यहाँ पर वैसे इस अमेरिकन के अंदर आपको जो है वो क्लास डिफरेंस नहीं मिलेगा। आपको अमेरिकन के अंदर किंगशिप भी नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको जो है वो यूरोप के अंदर किंगशिप मिलेगी। देख लें इंग्लैंड के अंदर अभी भी बादशाहत है। तो दिस इज़ द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, my second lecture that I describe among all of you. So thank you very much to listen this. After that I will make next lecture with more information. Thank you very much.